बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। पूरे देश में आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश यही हाल है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। यहां तक कि आज भारी बारिश और तूफान की वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छतरपुर दौरा भी रद्द हो गया। अब मौसम विभाग ने एमपी के खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और बैतूल में 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई है। बात की जाए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में, तो वहां पर भी आंधी और बारिश का दौर रहेगा। आलम यह है कि 25 मई से प्रदेश में नौतपा जारी है, लेकिन भीषण गर्मी का दौर अभी तक दिखाई नहीं दिया। आमतौर पर नौतपा के दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी का असर रहता है। कई जिलों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार भी पहुंच जाता है, लेकिन इस बार आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 4 दिन की अगर बात की जाए तो 25 से 28 मई तक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर देखा गया। नौतपा में पहली बार जब पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा है। पिछले साल की अगर बात करें यानी कि 2024 की, तो 28 मई को 4 शहर जिसमें पृथ्वीपुर, दतिया, रीवा और खजुराहो शामिल है, वहां पर पारा 48 डिग्री या इससे अधिक हो गया था। ग्वालियर, टीकमगढ़, सतना, नौगवा, सिंगरौली में 47 डिग्री से अधिक तापमान रहा। इस साल गर्मी के सीजन में बारिश वाला मौसम रहा। वहीं बात की जाए मई में, तो लगातार 28 दिनों से प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि 26 अप्रैल से ही मौसम बदल गया था और आंधी बारिश हो रही थी। कुछ जिलों में तो ओले भी गिर चुके हैं। इससे पहले साल 2023 में मई में 20 दिन बारिश हुई, लेकिन पारी पूरे महीने ही गिरा था, हालांकि लगातार नहीं। मौसम विभाग ने 1 जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। आंधी, तूफान और बारिश से हुई तबाही का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने बुरहानपुर के केला किसानों की फसल को तूफान से नुकसान हुआ, उसका आकलन करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। अब किसानों को उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे। देखिए, लगातार अगले 4 दिनों तक बारिश और आंधी का दौर देखा जाएगा। इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। छतरपुर, पन्ना, बैतूल, बेहर, रीवा, मऊगंज, नरसिंहपुर और उमरिया में भी बारिश का दौर देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 ट्रफ एक्टिव है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए, कुछ जिलों में आंधी और बारिश को लेकर भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में बारिश का अलर्ट है। बात की जाए धार, खरगोन, बुरहानपुर, तो यहां पर भी बारिश का अलर्ट 30 मई को लेकर जारी किया गया है। 4 दिन तक लगातार बारिश और आंधी का दौर देखा जाएगा। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में भी बारिश का दौर 30 मई तक देखा जाएगा। कटनी, मेहर, सतना, रीवा, मऊगंज और सीधी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश का यह अलर्ट वहां पर भी जारी किया गया है। अब देखिए, बात की जाए 31 मई की, तो भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन में भारी बारिश का अलर्ट। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिवनी और मंडला, बालाघाट में भी आंधी और बारिश का अलर्ट देखा गया है, जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं 1 जून की, तो रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा में भारी बारिश का अलर्ट है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश देखी भी जा रही है। झमाझम तरीके से बारिश हो रही है। लेकिन आश्चर्य की यह बात यह कि नौतपा जारी है, लेकिन नौतपा में 44 से 45 डिग्री भी इस बार पारा नहीं पहुंच रहा है। बहरहाल, पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो नौतपा में जो तापमान था वो काफी ज्यादा हाई था, लेकिन इस बार आंधी और बारिश का दौर देखा जा रहा है। और देखिए, किसानों को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। अगले 4 दिनों तक चूंकि बारिश और आंधी का जो अनुमान है वो पहले ही जता दिया गया है, और इससे पहले ही जो बूंदाबांदी अभी तक देखी जा रही थी उसमें किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और वो तस्वीरें भी हमने बाकायदा इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर आपको दिखाई थी।
और देखिए लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी है आंधी और बारिश को। और देखिए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। वो पर्यावरणविद वैज्ञानिक है। वहीं श्री संत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मौसम वैज्ञानिक है आप, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्री संत शर्मा जी मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। कभी एकदम से तेज धूप देखने को मिलती है, कभी एकदम से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं स्थिति को समझना चाहूंगी कि फिलहाल मौसम की स्थिति क्या है। जी धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है कि जो अभी परिदृश्य वर्तमान में हमारे पास दिखाई दे रहा है जो हमारे यहाँ पर, तो 2 से 3 चक्रवाती परिसंरचनाएं जो हमारे यहाँ पर उठी हुई है। एक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक चक्रवाती परिसंरचना जो है उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर समुद्र तल से ऊपर है, और एक ट्रफ लाइन जो है वो दक्षिण पूर्व राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल ऐसा होते हुए गुजर रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर लगातार नमी आ रही है और हवा तूफान की जो स्थिति है वो चक्रवाती परिसंरचना कारण बनी हुई है। जी जी श्रीसंत जी ठीक है। फिलहाल यानी कि चक्रवात की वजह से मौसम के अंदर लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। लेकिन नौतपा क्यों होता है, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी। उसके बाद मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव का भी रुख करूंगी। आखिरकार नौतपा क्या है और ये क्यों होता है? श्रीसंत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कि शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका यहाँ पर रुक करूंगी। चूंकि जैसा कि श्रीसंत शर्मा जी ने इसको लेकर जानकारी दी कि लगातार जो जिस तरीके से तूफानों का, साइक्लोन का एक्टिव होना देखा जा रहा है, उसकी वजह से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। लेकिन नौतपा आखिर क्या है और क्यों इस बार नौतपा का उतना प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है, उसका दौर देखने को नहीं मिल रहा है? देखिएगा, नौतपा जिसको कहते हैं, दरअसल ये पुरातन जो हमारा विज्ञान है उसके हिसाब से, जो एस्ट्रोनॉमी तो नहीं कहिए, एस्ट्रोलॉजी से बेसिक जो मिला हुआ है। और ये जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, ये 9 दिन तक रहता है। और इस रोहिणी नक्षत्र में ऐसा माना जाता है पुराने अनुभवों के आधार पर, अगर ये रोहिणी नक्षत्र गीला हो जाए तो बरसात छिन्न भिन्न होती है और कई बार तो सूखा आता है। जितने बार भी पहले जो है ड्रॉट पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, तब ये देखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र गल गया था। तो नवतपा गलना इसी को कहते हैं। ये पुरातन भारतीय संस्कृति का एक अनुभव है। रहा सवाल वैज्ञानिक भाषा में तो इसको किसी तरह से नहीं मानते, लेकिन एक बात अपनी जगह सही है कि मौसम की जो विकृतियां होती हैं उसका वैज्ञानिक आधार माना जाता है अल नीनो और अल नीना। ये जो फिनोमिनन है, ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी इलाके यानी विषुवत रेखा के नीचे वाले हिस्से में जब तापमानों में परिवर्तन होता है, तब उनसे पूरी दुनिया का मौसम जो है नियंत्रित होता है। सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, धरती चूंकि एक को ऊपर से अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो होता यह है कि जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी इलाका है वो अधिक गहराई तक गर्म होता है पानी, और पूर्वी इलाका कम गहराई तक गर्म होता है। लेकिन जब मौसम की विकृति होती है तब जो है पूर्व का जो पेरू का क्षेत्र है वहां पानी ज्यादा गहराई तक गर्म होने लगता है, उस समुद्र की मछलियां मरकर आ जाती हैं। तो ये माना जाता था कि उनका जो अल नीनो देवता है उसने मछलियों को मार कर फेंक दिया समुद्र पर, और उसके कारण मछुआरों को समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जब जब भी होता था तो दुनिया में कई जगह जो है सूखा पड़ता था, कहीं हैवी बारिश होती थी। इसका विपरीत अल नीनो का उल्टा अल नीना होता है। तो यहाँ प्रारंभ में अल नीनो तो आया था, लेकिन अधिक समय नहीं रहा था। लेकिन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पैरामीटर है, एक एटमॉस्फेरिक रिवर
एटमॉस्फेरिक रिवर अभी तक हमने धरती पर तो नदियां देखी जी। हैं, लेकिन एक आसमान के ऊपर जमीन के करीब 1.5 किलोमीटर के ऊपर आप समझिएगा मॉइस्चर, अग्नि, आर्द्रता, पानी की भाप जो बादल के रूप में जाती है, वो एक नैरो एक पतली सी लकीर में तेज रफ्तार से जब चलती है उसको एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। और इस समय ये पाया गया है कि एटमॉस्फेरिक रिवर का जो डायरेक्शन है पूरी धरती पर चलता है, वो तकरीबन 2 से 4 डिग्री अपने रास्ते से भटक चुका है। यही कारण है कि जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ताजा रिसर्च पेपर में इस बात की पुष्टि हुई है कि इसके कारण पूरी दुनिया में मौसम की विकृतियां आ रही है। पानी जहाँ गिरता है तो बहुत ज्यादा गिर जाता है, बर्फ गिरती है तो भयंकर बर्फ आ जाती है, तूफान आता है तो एकदम बहुत तेजी के साथ आंधी और तूफान चलता है। तो ये सब जो कारण क्यों होते हैं उसका और गहराई से जब अध्ययन किया जाता है तो ये पता लगता है कि समुद्र के ऊपर एक शैवाल होती है, एल्गी जिसको कहते हैं, उसको फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी सूर्य की किरणों से टूटकर CCN बनाती है, जिसको कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हवा में उठकर जब ऊपर जाता है तो दरअसल इंद्र का एरावत यही होता है, इसके ऊपर मॉइस्चर जो है जमा हो जाती है। आर्द्रता तो वैसे हमारे कमरे में अभी भी मौजूद है, लेकिन ये आर्द्रता जब तापमान कम होता है और ओशांक के नीचे आ जाता है तो इसको कहीं, जैसे एक फ्रिज में से आप कांच की बोतल निकाल कर बाहर रखेंगे तो उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो बोतल लीक नहीं हो रही है, हवा में मौजूद आर्द्रता कम टेम्परेचर पर वहां पर वो ओशांक के रूप में जमा हो जाती है। तो यही ओशांक जो है जब इन CCN के ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो ये बादल जो है एकदम नीचे टपकने लगते हैं और इससे बरसात होती है। अब सवाल ये उठता है कि मौसम की विकृतियां क्यों हो रही हैं? उसके बहुत से कारणों में एक कारण ये भी माना जाता है कि सूर्य के ऊपर जब कभी भी सफेद जो काले धब्बे हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है हर 11वें साल, उन दिनों में पाया गया है बहुत बरसात होती है। एक बड़ा एक एस्टिमेटेड एक जंक्शन है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो अभी पिछले 3 साल से दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल बम फड़ा के फोड़ रहा है, इन सबका जो अगर आप देखेंगे तो कंपोजिशन क्या है, इसमें कार्बन पार्टिकल अनकम्बस्टेड ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। और कितने जा रहे हैं? बहुत आयात से जा रहे हैं। ये जा रहे हैं करोड़ों टन की मात्रा में पिछले 3 साल से। उससे एटमॉस्फेरिक रिवर का डायरेक्शन चेंज हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा कमी प्रेशर हो जाता है। और यही कारण है कि अपर एटमॉस्फेयर के डिस्टरबेंसेस के कारण यहाँ पर मौसम की विकृतियां आ रही हैं। और ये इस साल का अनुमान ये है कि पानी गिरेगा तो बहुत गिरेगा, इतना ज्यादा गिरेगा बादल फट जाएंगे, और पानी जहाँ नहीं गिरेगा वहां बिल्कुल नहीं गिरेगा। संभावना ये है कि अभी जैसे अगर आप कल्पना सैटेलाइट जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान का है, इसको इंटरनेट पे देखें तो हर 4 घंटे में उसमें ताजा स्थिति पता लग जाती है। तो बादल इस समय जो है आप देखेंगे तो अरब सागर में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला आ रहा है। और डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि जिस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। एक बार मैं एक कमेंट डॉक्टर शर्मा से भी ले लूं इसको लेकर। डॉक्टर शर्मा, चूंकि देखिए लगातार मौसम बदल रहा है, हम ये देख रहे हैं। अभी हालांकि नौतपा का वक्त है, लेकिन नौतपा के दौरान भी उतनी गर्मी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में कौन कौन से वो फैक्टर्स फिलहाल महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जिसकी वजह से मौसम में हमें इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है? हालांकि डॉक्टर श्रीवास्तव ने यहाँ पे कई फैक्टर्स का जिक्र किया, वॉर का जिक्र किया, जिस तरीके से यहाँ पर वो रोल अदा करता है अपना। आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्टिव रहे होंगे इसको लेकर? जी, जैसे कि नौतपा की हमारी चर्चा हुई बीच में, मेरा आवाज आ नहीं पाई थी। नौतपा में क्या होता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम होती है। इसके कारण टेम्परेचर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। जो अभी तक था कि ऐसा लोग मानते थे कि नौतपा अच्छा तपेगा तो बारिश बढ़िया होगी और सिस्टमेटिक होगी, लेकिन इस बार नौतपा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की जगह घट रहा है जी। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग यही स्थिति है कि टेम्परेचर कम हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण जो हम कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, जो
रेगुलर कार्बन का उत्सर्जन हमारे यहाँ होता है। जो हम पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, जो सर ने अभी हमारे सामने जिक्र किया युद्ध का, जहाँ हम कुछ मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होता था हमारे रेगुलर वर्क उसमें, लेकिन जहाँ हम युद्ध की बात करें वहाँ कई टनों में एक दो बार में कई टनों में कार्बन का उत्सर्जन हो जाता है। और जो हीट जनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है इसने। उसके कारण जो वातावरणीय जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर ये जो हमारे युद्ध और ये जो हो रहा है उसके कारण परिवर्तन आ रहा है, निश्चित है ये। यानी कि द डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, ये रोल अदा कर रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पर डॉक्टर शर्मा। जी जी बिल्कुल, ह्यूमन के कारण, चाहे हम नॉर्मल में कार्बन उत्सर्जन की बात करें या फिर हम युद्ध के द्वारा कार्बन उत्सर्जन की बात करें, दोनों ही ह्यूमन क्रिएटेड है ये। ठीक है डॉक्टर, डिफॉरेस्टेशन की हम बात करें, डिफॉरेस्टेशन भी ह्यूमन बीइंग के कारण ही इफेक्टेड है। जी जी ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, जैसा कि सर ने यहाँ पर जिक्र किया अभी डॉक्टर शर्मा ने कि जिस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है, एक तरह से कहा जा सकता है कि पर्यावरण से जिस तरीके से हम लोग धड़ल्ले से छेड़छाड़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का भी जिक्र हुआ, धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है, ये तमाम फैक्टर्स तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में ही गिरे जा रहे हैं और इसी की वजह से शायद जो तापमान एकदम से बदल जाता है, जो क्लाइमेट चेंज हम असर देख रहे हैं, कहीं पर बर्फ एकदम से गिरनी शुरू हो रही है, अंटार्कटिका का एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ पर, यही सारे रीजंस है। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या कुछ हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसके बचाव को लेकर? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है तकनीकी भाषा में, जिनको समझना एक आम आदमी के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत जरूरी है। एक कहलाता है अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब होता है सूरज की जो किरणों से जो गर्मी आती है, वो गर्मी हमारे यहाँ से कितनी लौट कर जाती है। हकीकत में क्या होता है, जैसे कार के कांच चढ़ाकर अगर धूप में कांच को रख देंगे तो सूरज से जो किरणें आ रही हैं उसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहे हैं वो कांच को पार करके वो विकिरण द्वारा अंदर तो घुस जाएंगे, लेकिन कांच चूंकि ऊष्मा का कुचालक है तो गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी। तभी एक कांच बंद की हुई जो कार है उसमें भट्टी जैसी उसमें आग सी नजर आने लगती है। और यही कारण हमारी धरती के ऊपर हो रहा है, जंगलों में जो आग लग रही है, जो फ्यूल हमारे यहाँ जल रहा है, इससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहा जाता है, उससे ग्लोबल टेम्परेचर 1.25 डिग्री पिछली शताब्दी में बढ़ चुका है। और इसके कारण हमारे यहाँ के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है। ये एक प्राकृतिक घटना है। इसको नियंत्रित करने के लिए पूरी दुनिया के लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारे मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ अगर हम गहराई से सोचें तो इस एल्बिडो के अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज हुआ करती है कि वृक्षों को हमारी संस्कृति में देवता माना गया है। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और इनसे अगर एक वयस्क वृक्ष का अगर आप कल्पना देखेंगे तो बॉटनी के छात्र अच्छी तरह समझते हैं कि जड़ों में से पानी खींचकर उसके पत्तों द्वारा जो जलवाष्प उत्सर्जित की जाती है, 24 घंटे में 5000 लीटर पानी एक बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष बाहर फेंक देता है। ये वेल नोन फैक्ट है। इससे क्या होता है कि वातावरण में ह्यूमिडिटी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, और उसके कारण सूरज की किरणों से अल्बिडो का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अब हमने क्या कर दिया कि सीमेंट के जंगल तो खड़े कर दिए, जंगलों को साफ कर दिया, तो प्राकृतिक रूप से जो जलवाष्प जमीन के भीतर जो अंडरग्राउंड वाटर था, जिसको कि पेड़ खींचकर वायुमंडल में फेंक रहे थे, एक पंप जिस तरह से प्राकृतिक रूप से काम करता है बगैर किसी आपके ऊर्जा को खर्च किए हुए, बिजली को खपत किए हुए, वो हमारे यहाँ कम हो गई है। तो यही एक कारण है कि मौसम मोतदिल नहीं रह रहा है। ये कहीं ज्यादा गर्मी कर रहा है, कहीं कम कर रहा है। और रहा सवाल बड़े शहरों में हमने जिस तरह से सीमेंट का कंस्ट्रक्शन कर दिया है, उससे जो चीज जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जो देर से गर्म होती है वो देर से ठंडी होती है। तो यहाँ पर जो है सीमेंट के कारण जो गर्मी सोख लेती है, रात के टाइम देखिए आपके मकान जो है कितने गर्मी उगलने लगते हैं, आपका पंखे से चलता है। तो ये जो चीज है इसको हमने हमारे हाउसिंग प्लानिंग में कभी ध्यान से देखा ही नहीं है। रहा सवाल ये है
कि पानी का भी हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप विकसित देशों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर सड़क के हर चौराहे पर जहां पर भी उसका रास्ता जाता है स्लोप देखा जाता है, वहां साल भर में कितनी बारिश होगी, वो बारिश का निकास कहाँ होगा उस पानी को। अरे सिंगापुर जैसे शहर में जो कि हमारे मध्य प्रदेश से छोटा निश्चित है, तौर पर यहाँ पर उस डॉक्टर शहर में श्रीवास्तव देखेंगे। प्लानिंग भी बड़ा रोल अदा करती है। डॉक्टर शर्मा, एक बार मैं आपसे भी यहाँ पर समझना चाहूंगी, फाइनल कमेंट एक तरह से मैं इसको लेकर लूंगी। जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि मौसम किस तरीके से बदल रहा है, किसानों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? क्या कुछ इसको लेकर इफेक्टिव एक्शन जो हम इंसानों के द्वारा लिया जा सकता है? प्रश्न फिर से आप दोहरा दीजिए, मैं आवाज नहीं आ पाई। जी डॉक्टर शर्मा, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि किस तरीके से ह्यूमंस इसको लेकर, इंसान इसको लेकर इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं ताकि इससे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कैसे मौसम का असर किसानों के ऊपर भी पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है मैडम, अभी जो अवैध कॉलोनियों का एक चलन सा हो गया है, जिसके मन में हो रहा है वो कहीं भी कॉलोनी काट दे रहा है, जहां भी हो रहा है कहीं से भी हम रोड पर डिफॉरेस्टेशन का जो एक मतलब डिफॉरेस्टेशन फैशन सा बन गया है, जिसका मन होता है वहां से पेड़ पौधे काट के हम सिर्फ दशहरे दीपावली पे बर्थडे पे फोटो खींचने के लिए पौधे हम लगाने, जैसे सर ने कहा हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षों को क्यों देवता का रूप माना गया था? इसीलिए क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो देवतुल्य गुण हमारे लिए वृक्षों ने हमें दिए हैं। पर अभी की स्थिति में क्या हो रहा, हम बड़े बड़े जब रोड बनती है एक बड़े बड़े 100 साल के पौधे हम काट देते हैं, उसके जगह पे 4 पौधे लगाए, वो भी नहीं हम पाल पा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्टेशन और कोई जब तक हम पौधे नहीं लगाएंगे तब तक हम कुछ जब तक हम पर्याप्त मात्रा में पौधे नहीं लगाएंगे, ये माने कि हमारी लिए ग्लोबल आवश्यकता है आज की स्थिति में। ठीक है, जब तक हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाएंगे, फॉरेस्ट की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम दुनिया की कोई चीज, यानी कि डॉक्टर शर्मा कुल मिलाकर हम जो पौधारोपण करते हैं उसको हम एक तो हमें उसको प्लांटेशन के दौरान पूरा पानी वगैरह प्रॉपर उसको देखभाल करने की जरूरत है, उसके परे डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत होगी। फिलहाल डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो देखिए, लगातार जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, प्रदेश में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से अचानक से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कभी एकदम से तेज धूप होती है तो बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है, और आने वाले 4 दिन भी बारिश और आंधी का दौर देखा जाएगा। इसका सरल जो उपाय है, जो हमारे गेस्ट ने भी हमारे साथ साझा किया कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और उसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना होगा और उसका देखभाल करना होगा। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।